So hey everyone, so I welcome all of you to my YouTube channel नीट बायोसेज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक हमने पढ़ चुके हैं सेल साइकिल के बारे में, सेल साइकिल के सारे फेजेस के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइटोसिस, मतलब सेल डिवीज़न का नेक्स्ट पार्ट माइटोसिस। इस लेक्चर में मैं आपको सारा माइटोसिस कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस और उसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस के बारे में और माइटोसिस के सारे फेजेस के बारे में, डैट मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। एंड आई होप कि आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख के यहाँ पे आए हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 बिकॉज आपको तभी लेक्चर 3 समझ में आएगा। तो चलो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि माइटोसिस क्या होती है। तो माइटोसिस बेसिकली टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीज़न जिसमें पेरेंट सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है एंड उसमें जो सा अमाउंट है डीएनए का एंड क्रोमोसोम्स का वो सेम रहता है, मतलब कि इसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होती। अगर हमारा पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो जो सा हमारा डॉटर सेल है वो भी डिप्लॉयड होगा। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो हमारा डॉटर सेल वो भी क्या होगा? हैप्लॉयड। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन। और इसको हम सोमैटिक डिवीजन भी बोलते हैं बिकॉज ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो माइटोसिस सबसे पहले होती क्या है? माइटोसिस इट इज अ डिवीजन, ये एक तरह की डिवीजन है ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच। हर एक डॉटर सेल में क्या सेम अमाउंट होता है? क्रोमोसोम्स का एंड डीएनए का, ईच विथ सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। एंड माइटोसिस के 2 नाम जो मैंने आपको भी बताए, क्या बोलते हैं? सॉरी थोड़ी इसमें यार पता नहीं क्या ही लैग मारता है इतना। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इक्वेशनल डिवीजन एंड सोमैटिक डिवीजन। आप डिवीजन पूरा लिखना, मैं यहाँ शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन हमने इसको क्यों बोला? बिकॉज इसमें जो सा अमाउंट है क्रोमोसोम का, जो सी इसकी प्लॉइडी है वो सेम रहती है। एंड इसको हमने सोमैटिक डिवीजन क्यों बोला? बिकॉज ये सिर्फ कौन से सेल्स में होती है? सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के सारे सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से? जैसे कि एग सेल हो गया और स्पर्म सेल हो गया। इन दोनों सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे कौन से सेल हैं? सोमैटिक सेल्स। ठीक है, और एग सेल और स्पर्म सेल को हम और क्या बोल देते हैं? गेमेट्स। ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी? माइटोसिस की। आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। एंड इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात और कि जो सी माइटोसिस टर्म है हमें वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? अब जो सी माइटोसिस है प्लांट सेल में किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। बर्गर, मुंह में पानी आया। बर्गर किंग का बर्गर सोच रहे होगे मन में? बेटा मत खाया करो फास्ट फूड भाई, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो आप लोग, मेडिकल स्टूडेंट्स हो, तो इसलिए जितना हो सके फास्ट फूड को अवॉइड करा करो। ठीक है,
एंड एनिमल सेल में किसने माइटोसिस डिस्कवर करी थी? वोल्ट फ्लेमिंग। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। एंड उसके बाद जो सा इसका टाइम है माइटोसिस का, माइटोसिस बेसिकली 30 मिनट टू 3 आवर्स के बीच में हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी माइटोसिस की डेफिनेशन होती है ख़त्म। अब इस डायग्राम में भी देख सकते हो माइटोसिस में क्या हो रहा है कि जो सा हमारा पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रहा है इनटू दी 2 डॉटर सेल्स, एंड जो सी इसकी प्लॉइडी है वो देखो सेम है, पहले भी इसकी क्या थी? डिप्लॉयड, बाद में भी क्या है? डिप्लॉयड, एंड डॉटर सेल्स के पास भी क्या है? इसकी प्लॉइडी डिप्लॉयड, ठीक है। तो समझ माइटोसिस को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन एंड सोमैटिक डिवीजन। डन, ठीक है। अब सोमैटिक सेल्स में तो होती है माइटोसिस, एंड अभी हमने पढ़ा कि जो से गेमेट्स है फिर इनमें क्या होती है। अब जो सी गेमेट्स है इनमें होती है मियोसिस। मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन होती है। अब ड्यूरिंग गेमेट्स फॉर्मेशन क्या होता है कि जो सी हमारी प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अगर हमारा पेरेंट सेल डिप्लॉयड था तो जो सा डॉटर सेल बना वो क्या बनेगा? हैप्लॉयड। इसलिए हम मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। समझ गए? मियोसिस हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने आपको जस्ट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि मियोसिस होती क्या है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग ने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस में क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। अब माइटोसिस दो पार्ट्स में होती है, ठीक है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जो सा आपका न्यूक्लियस है, जो सा आपका क्रोमोसोम्स है, उसकी क्या हो रही है? उसकी हो रही है पार्टीशन, मतलब कि वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे कैरियोन, कैरियोन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम्स। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। अब देखो मैं आपको एनिमेशन में समझाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि जो सा ये ऊपर एनिमेशन है, ये हमारे पास क्या है? एक पूरा सेल है, ठीक है, एंड बीच में क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सा हमारा सेल है वो टूट गया, दो सेल्स में टूट गया। कैसे टूटा? इसके बीच में ऐसा बैरियर था, है ना, एंड ये क्या, ये दोनों इकट्ठे थे। अब क्या हुआ कि विद टाइम जब उसका फेस आया तो क्या हुआ, उनका न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। पहले एक न्यूक्लियस था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंड जो सा सेल था, सेल भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सिर्फ न्यूक्लियस की मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। एंड जो सा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, एंड जो सा ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, जो सी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। समझ गए? एक बार आपको और दिखाता हूँ, ध्यान से देखना और समझना। एक सेल था, कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एंड साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुई, क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियन, जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। देखो यहाँ पे धीरे धीरे जो सा ये सेल है ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे क्या एक फ्यूरो बन रही है, क्लीवेज हो रही है, देखो कितने प्यार से हो रही है। अब यहाँ पे क्या, वो पहले पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल से क्या डॉटर सेल में बन गया, एंड उसके न्यूक्लियस भी क्या डिवाइड हो गए। ये यहाँ पे क्या थी? साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटो में, साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, एंड काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। अभी मैंने आपको बताया कैरियोकाइनेसिस में,
ठीक है। तो न्यूक्लियस की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, एंड साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, काई साइटोकाइनेसिस। समझ गए। एंड अब जो सा हमारा कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस में डिवाइड है। कौन कौन सी स्टेजेस में डिवाइड है, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, अगर आपको याद हो। पीएम एट मतलब कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। समझ गए। एंड जो सी साइटोकाइनेसिस है, हमारी साइटोकाइनेसिस जो सी है ये ट्रिगर्ड हो जाती है, साइटोकाइनेसिस जो सी है ट्रिगर्ड हो जाती है कौन से फेस में आके, एनाफेस में। एंड इन टेलोफेस हमारा जो सा सेल है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इनटू दी 2 डॉटर सेल्स। एंड इन टेलोफेस सेल, नॉट सेल्स, ओनली सेल, completely divide into 2 daughter cells। समझ गए। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला फेस कौन सा, प्रोफेस। अब प्रोफेस कौन सा फेस है, ये सबसे पहला फेस है। प्रो का मतलब ही होता है क्या, प्रो का मतलब है फर्स्ट, एंड फेस का मतलब क्या है, अपीयरेंस। ठीक है, फेस का मतलब क्या है, अपीयरेंस। ठीक है, प्रो का मतलब क्या है, फर्स्ट। तो प्रो फेस सबसे पहला फेस है जिसमें हमारी सेल डिवीजन इनिशिएट हो जाती है, एंड ये लास्ट रहता है अबाउट 50 मिनट्स। ठीक है, ये लास्ट रहता है अबाउट हाउ मैनी मिनट्स, 50 मिनट्स। ठीक है जी। अब हम आते हैं, अब जो सा हमारा प्रो फेस है वो डिवाइड है 2 फेसेस में। कौन कौन से में, अर्ली प्रोफेस एंड लेट प्रोफेस। अब अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। अब अर्ली प्रोफेस, अब अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, अब अर्ली प्रोफेस में आप सपोज करो कि आपके पास एक सेल है, एक पेरेंट सेल है। अब एक पेरेंट सेल डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, अभी वो दो जोन से 2 डॉटर सेल है ना, अभी वो अपने इनिशियल फेज में है, मतलब कि अभी वो किस में है, इंटरफेस में है। अभी वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही उनका इंटरफेस खत्म हो गया, तो अब क्या, अब सेल रेडी है आगे जाके डिवाइड होने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कौन सा फेस, प्रोफेस का, अर्ली प्रोफेस। अब उसमें क्या होता है कि आप सपोज करो कि आपके पास एक सेल है। ठीक है, अभी क्या, अभी एक बिल्कुल हेल्थी सेल है, अभी ये डिवाइड होने जा रहा है, अभी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो सेल के अंदर ना, जैसे हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है ना, जो कि हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, वैसे सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है स्केलेटल माइक्रोटिब्यूल। क्या होता है, स्केलेटल माइक्रोटिब्यूल, जो सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। अब सेल राउंड एंड ओवल शेप का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो सा इसका पार्ट है ना, स्केलेटल माइक्रोटिब्यूल, वो इसे सपोर्ट कर रहा है, वो इसे शेप दे रहा है। अब अर्ली प्रोफेस में क्या होता है कि जो सा हमारे पास ये स्केलेटल माइक्रोटिब्यूल है ना, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कि जो सा हमारे पास ये स्केलेटल माइक्रोटिब्यूल है ना, इसकी हो जाती है हमारे पास क्या, डी पोलीमराइजेशन। क्या हो जाती है, डी पोलीमराइजेशन। अब डी पोलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, बेसिकली अ लॉन्ग चेन ऑफ अ मोनोमर्स इज पॉलीमर्स, है ना। अब जब जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, अब जब उसको ब्रेक डाउन कर देंगे बाय एनी केमिकल प्रोसेस, वो हमारे पास सिंपलर फॉर्म या फिर मोनोमर में टूट जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी पॉलीमराइजेशन। मतलब कि क्या, ब्रेक डाउन ऑफ complex polymers
इनटू सिंपल मोनोमर्स, वो क्या होती है, डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब जब इसके स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल की डीपॉलीमराइजेशन होगी, मतलब कि अब सेल को कोई उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं है जो उसको सपोर्ट कर सके, तो इससे अब सेल की क्या हो जाएगी, डी शेप। मतलब कि सेल की अब जैसे ये शेप थी ना, तो अब सेल थोड़ा अपनी शेप को चेंज कर लेगा, मतलब कि लाइक ऐसे हो जाएगा, थोड़ा डी शेप हो जाएगा। ठीक है, डी शेप हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि अब जितने भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या, वो ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे इनटू दी स्मॉल वेसिकल्स। अब जब वो जितने भी ऑर्गेनेलिस है, जब वो टूटने लग जाएंगे इनटू दी स्मॉल वेसिकल्स, तो क्या हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, विस्कस। क्या हो जाएगा, विस्कस। पहले साइटोप्लाज्म क्या था, पहले साइटोप्लाज्म थोड़ा लिक्विड फॉर्म में था, पर अब जब उसके जितने भी अपने ऑर्गेनेलिस है, जब वो टूट जाएंगे इनटू द स्मॉल वेसिकल्स, तो साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, विस्कस। एंड जितनी भी हमारी सेल के अंदर एक्टिविटीज है, लाइक जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सिक्रीशन है, सेल मोटिलिटी, वो सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप। बिकॉज अब सेल को आगे जाके डिवाइड होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल क्या, 3 पॉइंट पढ़े। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा आई होप। क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, हमने सबसे पहले पढ़ा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, डी पॉलीमराइजेशन हो रही है। क्या हो रही है, डी पॉलीमराइजेशन। डी पॉलीमराइजेशन किसकी, ऑफ स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल। किसमें इनकी डी पॉलीमराइजेशन हो किस में रही है, इनटू प्रोटीन सब यूनिट्स। ठीक है, अब जब इनकी डीपॉलीमराइजेशन होगी किसकी, स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल की, मतलब कि अब सेल डी शेप हो गया। अब अगर सेल डी शेप हो गया, मतलब कि उसको एक ट्रिगर मिल गया, क्या कि अब सेल डिवाइड होने वाला है, तो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी क्या, टूट जाएंगे इनटू दी स्मॉल वेसिकल्स। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या, कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल, एक्सेप्ट सेंट्रियोल, वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉल वेसिकल्स। ठीक है, अब जब वो स्मॉल वेसिकल्स में ब्रेक डाउन हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सा हमारा साइटोप्लाज्म था वो क्या हो गया, विस्कस। अब ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनेलिस है ये सारे साइटोप्लाज्म में इकट्ठे हो जाएंगे स्मॉल वेसिकल्स की फॉर्म में, जिससे क्या होगा, साइटोप्लाज्म बिकम व्हाट, विस्कस। एंड तीसरी चीज़ क्या, कि सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, लाइक जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड सेल मोटिलिटी, वो सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड सेल मोटिलिटी, ये सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप। इतनी बात समझ गए, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब जब एक बार ये हो गया, ठीक है, उसका अब पहला फेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं उसके और अंदर। अब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेलिस है वो सारे टूट जाते हैं इनटू द स्मॉल वेसिकल्स। ठीक है, अब सेंट्रियोल, मैं आपको इंटरफेस में मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो याद रखना, शायद मैं ये पार्ट स्किप कर गया, मैं बताना भूल गया आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। क्या, कि इंटरफेस के एस फेस में हमने क्या पढ़ा था, कि वहाँ पे जौन सा हमारा डीएनए का नंबर है वो क्या, डबल हो जाता है ना। तो डीएनए के नंबर के साथ जब वो डबल हुआ, तो वहाँ पे एक चीज़ और डुप्लीकेट करती है। क्या डुप्लीकेट करता है, सेंट्रियोल। इंटरफेस में क्या होता है, एक मिनट, इंटरफेस में क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट।
मतलब कि एक सेंट्रियोल से हमारे पास क्या, दो सेंट्रियोल बन जाते हैं। अब कई बच्चों को पता होगा कि सेंट्रियोल क्या होता है एंड कईयों को पता नहीं होगा कि सेंट्रियोल क्या होता है ना। तो मैं बताता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि सेंट्रियोल क्या होता है। अब सेंट्रियोल बेसिकली क्या, सेंट्रियोल एक सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है जो हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में। एंड ये बनता किसका है, ये बनता है माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट्स का। अगर आपके पास सेंट्रियोल नहीं है ना तो आपका सेल डिवाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। सो सेंट्रियोल इज क्रूशियल ऑर्गेनल फॉर सेल डिवीजन। इसके बिना सेल डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड ये बनता किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनता है। एंड हमारे जब सेल डिवीजन होती है ना तो हमारे पास एक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ वही, पर मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वो समझना इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रियोल का एक और काम होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। एंड दूसरा क्या, कि जो सा सेंट्रियोल है ये कंट्रोल करता है एक्टिविटी किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। कंट्रोल the arrangement of microtubule and spindle fibers during cell division, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूँ कि सेंट्रियोल क्या होता है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सेल। अब इस सेल को हमने जब जूम किया तो हमारे पास क्या आया, सेंट्रियोल्स। अब ये यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, आप लोग देख सकते हो। सेंट्रियोल बनी किसकी है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स की। ये जो सा इसके ऊपर ये पर्पल कलर का ये है ना, ये स्ट्रो लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। अब एक को हमने बोला सेंट्रियोल, पर जब सेंट्रियोल का पेयर बन जाएगा ना, लाइक यहाँ पे आपको दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक सेंट्रियोल है तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। पर अगर आपके पास सेंट्रियोल का पेयर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। एक सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। पर जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गया हो, दो सेंट्रियोल बन गया, मतलब कि सेंट्रियोल का क्या बन गया, पेयर, उसको हमने क्या बोला, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। समझ गए ये दो बातें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, कि सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है इंटरफेस में। कलर चेंज कर, सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेट होता है, इंटरफेस में, ठीक है। कहाँ पे डुप्लीकेट हुआ, इंटरफेस में। एंड सेंट्रियोल होता क्या है, सेंट्रियोल एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का जिसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकती। ये बनता किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का बनता है। एंड किसको कंट्रोल करता है, अरेंजमेंट को कंट्रोल करता है ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। एंड सेंट्रियोल के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल के पेयर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं कर रहा हूँ इसको इरेज, अपने पार्ट को। सेंट्रोसोम समझ में आ गया, ये मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ सेंट्रोसोम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास इंटरफेस में सेंट्रियोल क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। अब जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए तो अब इन दी अर्ली प्रोफेज जोन से ये सेंट्रियोल है, ये शिफ्ट हो जाते हैं इन दी अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स। क्या, अब जो से डुप्लीकेट सेंट्रियोल है ये क्या होते हैं, माइग्रेट इन पेयर्स टू द opposite end
ऑफ द सेल, मतलब कि सेल के अपोजिट एंड में ये क्या माइग्रेट हो रहे हैं। एंड जब ये माइग्रेट होते हैं ना, तो माइग्रेट होते होते जो सा हमारा ये सेंट्रियोल है, इसके आसपास ना हमारे पास शॉर्ट रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल आके असेंबल हो जाते हैं। ठीक है, वो असेंबल क्यों होता है, बिकॉज जो से ट्यूबुलिन सब यूनिट्स है उनकी पॉलीमराइजेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो से माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इनके आसपास आके असेंबल हो जाते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर और एस्ट्रल रेस। समझे? नहीं समझे तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पे, आगे समझाता हूँ। इधर आ जाओ। क्या कि ये थोड़ी सी एनिमेशन है, आप एनिमेशन के थ्रू समझो पहले तो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये जो से यहाँ पे है ना, ये देखो, ये क्या है, सेंट्रियोल, सिंगल सिंगल। पर जब अब हमारा अर्ली प्रोफेस में जब ये अपोजिट पोल में मूव होना स्टार्ट होंगे ना, तो ये क्या सेंट्रोजोम बन जाएंगे। देखो अब ये अलग अलग है, सेंट्रियोल्स है, अभी जा रहे हैं सेंट्रोजोम बन गए। इनके आसपास जो सा आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सारा क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। एक मिनट रुको, देखो ये गया गया गया, ये गए ऊपर, एंड ये सेंट्रियोल के आसपास जोन से आपको ये जाले से दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, जो लाइक ये एक शावर की तरह इसके आसपास से निकल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टर और एस्ट्रल रेस। एनसीईआरटी में देखना, या जो से आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हो उसमें देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा विद डायग्राम। यहाँ पे मैंने आपको बखूबी समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी ऊपर एक और एनिमेशन है मेरे पास एंड में, जो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये जो सी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट हुई अराउंड सेंट्रियोल, इसको हमने क्या बोला, एस्टर या फिर एस्ट्रल रेस। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा बेटा, पेपर में पूछते हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, क्या कि जब हमारा सेंट्रियोल मूव कर रहा है टू दी अपोजिट एंड, तो अपोजिट एंड में मूव करते करते ट्यूबुलिन सबयूनिट्स की क्या होने लग जाती है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है कि सेंट्रियोल के आसपास हमारे क्या आके असेंबल हो जाते हैं, शॉर्ट रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो शॉर्ट रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स assemble around centriole। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल का, एंड ये कंट्रोल करता है अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब जब सेल डिवीजन हुई तो वहाँ पे सारा खेल किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। माइक्रोट्यूब्यूल्स से हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, एस्टर रे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन एंड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो असेंबल अराउंड सेंट्रियोल बाय पॉलीमराइजेशन, किसकी पॉलीमराइजेशन, ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट्स। ठीक है, एंड जैसे कि ये हमारे पास, जैसे कि मेरे पास एक सेंट्रियोल है, आप सपोज करो ये क्या है, ये एक सेंट्रियो, एक को मैं क्या बोलूँगा, सेंट्रियोल, एंड पूरे सेंट्रियोल के पेयर को मैं क्या बोलूँगा, सेंट्रोजोम। ठीक है, तो अब ये सेंट्रोजोम है। अब जब ये मूव कर रहा है टू दी अपोजिट एंड, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, तो इसके आसपास क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स आके असेंबल हो रही है। ठीक है, और उसी को हमने क्या बोला, एस्टर रिफॉर्मेशन। अब जब सेंट्रियोल के आसपास आपको ऐसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की सब यूनिट्स आके असेंबल हो गई while moving to the opposite end, हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला एस्टर रेस। ठीक है, समझ गए इतनी बात, ये मैं रेस कर दूं यहां से, क्या बोला हमने इसको, एस्टर रेस। ठीक है,
अब दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अब जब हमारे पास ये एस्टर रे फॉर्मेशन होगी, अब एस्टर रे फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इसको मैं रेड पेन से निकालता हूँ। हमारे पास क्या बनती है, स्पिंडल फाइबर्स या फिर माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, अब ये कैसे बना, देखो फिर से आ जाओ यहाँ एनिमेशन पे। ये जा रहा है सेंट्रियोल, ये पहुंचा ऊपर, पहुंच गया। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे ऊपर पहुंच गया तो देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास यहाँ पे तो ये क्या है, एस्टर रेस। ठीक है, क्या है, एस्टर रेस, ये छोटे वाली। पर जब ये देखो ऊपर पहुंचे, तो जब यहाँ से हमारे पास ये बड़े स्ट्रक्चर निकले इसके, ये देखो ये वाले, जिससे दोनों सेंट्रियोल्स आपस में ज्वाइन हो रही है एक दूसरे के साथ। दिख रहा है ये आपको, ये आगे जाके ऐसे ज्वाइन होगी। ठीक है, तो जोन से ये ऊपर वाले हैं, इसको तो हमने क्या बोला, एस्टर रेस। एंड जोन से ये फिर लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल निकले, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल को हमने क्या बोला, स्पिंडल फाइबर्स और माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, तो एस्टर रेस किससे बनती है, तो एस्टर रेस में क्या होते हैं हमारे पास, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल। फिर जब वो अपोजिट एंड में मूव करते हैं तो हमारे पास जोन से ये सेंट्रियोल्स है इसके आसपास आके और क्या लग जाता है, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स या फिर माइटोटिक स्पिंडल, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल। समझ गए, अब डेफिनेशन में लिख दूं इसकी अगर आपको समझना है। देखो, बिटवीन दी सेपरेटिंग एस्टर्स, अब हमारे पास सेंट्रियोल के आसपास क्या लग गए, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब इसके आसपास आके हमारे पास ये शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल लग गए तो हमने इसको क्या बोला, इसको हमने बोल दिया एस्टर रेस। ठीक है, अब जब ये एस्टर रेस सेपरेट होंगे, ये जा रहे हैं अब टू दी अपोजिट एंड, तो क्या होगा, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल, क्या होगा, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल, अरे ये क्या हो गया, अरे बाबा, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल फ्रॉम ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स। अब जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ना, वो सारे किससे बन रहे हैं, ट्यूब्यूलिन सब यूनिट से बन रहे हैं। ठीक है, चाहे वो लॉन्ग है चाहे वो शॉर्ट है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्पिंडल फाइबर या फिर माइटोटिक स्पिंडल। ना जी, समझ गए इतनी बात। देखो ठीक है, तो हमारे पास जो सी ये शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, इससे क्या बना, एस्टर रेस। जो से लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, उससे हमारे पास क्या बना, स्पिंडल फाइबर्स। है ना जी, तो चलो अब हमने पढ़ा क्या, अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले तो क्या हुआ, डीपॉलीमराइजेशन हुई किसकी, स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। किसमें डीपॉलीमराइजेशन हुई, इसकी प्रोटीन सब यूनिट्स में। फिर उसके बाद क्या हुए, जितने भी सेल ऑर्गेनिज थे एक्सेप्ट सेंट्रियोल, वो सारे टूट गए इनटू दी स्मॉल वेसिकल्स, एंड साइटोप्लाज्म क्या हो गया, विस्कस हो गया, एंड सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस थी वो सारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। फिर हमने पढ़ा उसके बाद सेंट्रियोल के सारे फेजेस, लाइक अब इंटरफेस में क्या, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था, तो अब जो सा वो डुप्लीकेट सेंट्रियोल था वो जा रहा है टू दी अपोजिट एंड्स। ठीक है, अब जब वो मूव कर रहा है टू दी अपोजिट एंड, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे, आके उसके पास असेंबल कर जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एस्टर रेस। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो से लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जाके लग जाएंगे हमारे किसके पास, एस्टर रेस के पास। अब जब ये एस्टर रेस के पास लग गए आके, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया स्पिंडल फाइबर्स और माइटोटिक स्पिंडल। अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ इतना, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो अब ये तो हो गए सारे सेल के इवेंट्स और सेंट्रियोल के।
अब जो सा तीसरा इवेंट है इसमें क्या होता है, इसमें जो से हमारे पास क्रोमोसोम्स है ना, अब जो से अपने पास क्या क्रोमोसोम्स है, अब सपोज करो कि ये है हमारे पास सेल, ठीक है, एंड ये है सेल इन दी अर्ली प्रोफेज। अब जो सा हमारे पास सेल है अर्ली प्रोफेज से पहले, उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स है वो कैसे होते हैं, ये है हमारे पास क्या न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है हमारे पास क्रोमोसोम्स। अब इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है वो लॉन्ग होते हैं एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अब जितने भी हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है ना वो कैसे हो जाएंगे, वो लॉन्ग से हमारे पास थिक बन जाएगी एंड इसकी शेप कैसी हो जाएगी, रोड की तरह, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये अब क्या हो गए, ये हो गए थिक एंड क्या हो गए, ये हो गए थिन एंड की शेप कैसी होगी, जस्ट लाइक अ बीन्स, ठीक है, समझ गए। लो जी, इसको मैं लिख भी देता हूं अगर आपको समझ नहीं आया। ये है हमारे पास सेल बिफोर अर्ली प्रोफेज एंड ये है हमारे पास सेल इन अर्ली प्रोफेज। क्या क्या हुआ जी इसमें, इसमें जौन से क्रोमोसोम्स थे वो कैसे थे, बताओ बताओ फटाफट, लॉन्ग, थ्रेड लाइक, और बोलो बोलो बोलो, और थिन, पतले थे, ठीक है। एंड इसमें अब क्या हुआ कि जौन से हमारे पास क्रोमोसोम्स है वो कैसे हो गए, बताओ फटाफट, कैसे हो गए, छोटे हो गए तो लिखो शॉर्ट, मोटे हो गए तो लिखो थिक, और क्या, अब हमें अच्छे से दिख रहे हैं, मतलब कि विजिबल है। अब ये हुआ क्यों भाई साहब, अब इसके अंदर प्रोसेस हुई, कौन कौन सी प्रोसेस हुई, अब इसके अंदर हुई हमारे पास कंडेंसेशन और स्पाइरलाइजेशन, जिसकी वजह से जौन से अपने क्रोमोसोम्स थे वो कैसे हो गए, शॉर्ट, थिक एंड विजिबल, ठीक है। यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है सेल, ये क्या है न्यूक्लियस एंड इसके अंदर क्या है ये क्रोमोसोम्स, ठीक है जी, डन है। चलिए फिर आगे, समझ में आ गया तो चलो, ठीक है। अब इधर ही मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये भी बात बहुत फदे की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, ये है हमारे पास क्या, अरे बन जा बाबा, क्या हो गया इसको, बन क्यों नहीं रहा अच्छे से, ये क्या है क्रोमोसोम, ठीक है। इसके जो से सेंटर रीजन है यहाँ पे थोड़ी सी ये कैविटी होती है एंड इस कैविटी पे आके हमारे पास जो से स्पिंडल फाइबर्स है वो आके बाइंड करते हैं, क्या, जोन सी ये कैविटी है उस पे आके हमारे पास बाइंड करते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब इस सिंगल सिंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमाटिड। मैंने आपको लेक्चर 1 में ये सारी बातें अच्छे से बताई है, तभी कह रहा हूँ कि लेक्चर 1 में देख के आओ, वहाँ पे मैंने सारा बेसिक आपका क्लियर करा है, एक एक चीज़ क्लियर कर रखी है, ठीक है। पर अगर तब भी आप वहाँ पे नहीं देखते तो ये गलती आपकी है भाई, मेरी गलती नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है, कहीं आपको लगता है कि ये मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या मुझे अच्छे से समझाओ और डिटेल में समझाओ मुझे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक देना कि आपको कहाँ समझ नहीं आया, आपको मैं क्या चेंज करूँ और ऐसा कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बिकॉज बिना बताए ना मुझे नहीं पता चलेगा यार कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप या फिर फायर के साथ
नीचे कमेंट छोड़ देना। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं दिक्कत आ रही है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे वो बताना, ठीक है। तो चलो, इसको हम सिंगल सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाटिड, एंड पूरे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, पूरे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। एंड जोन सा ये रीजन है जिसपे हमारे क्या स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। याद रखनी है बातें सारी, बेटा भूल मत जाना। एंड जोन सा ये रीजन है, ये सेंटर का रीजन है ना, जहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम्स आके बाइंड हो रखे हैं आपस में, एंड जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच कर रहे हैं, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर रीजन और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये टर्म्स ना आपको 12th तक हेल्प करने वाली है, इसलिए मैं बहुत जोर डाल के आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इन टर्म्स को अच्छे से याद रखो, ताकि फ्यूचर में जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लॉस आपका ही अगर आप नहीं याद रखोगे। क्या, सेंट्रोमियर रीजन या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो सा ये ऊपर है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमाटिड, एंड पूरे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। समझ गए। इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको वाइट वाला दिख नहीं रहा अच्छे से, है ना। लो, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अरे हट जा रे गुरु, तू भी हट, हट 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 हट। हाँ शाबाश। इसको क्या बोला हमने, क्रोमोसोम। समझ गए। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, कौन कौन सी, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर रीजन और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटोकोर पे क्या आके बाइंड करता है, हमारा स्पिंडल फाइबर्स। कहाँ पे, काइनेटोकोर पे, कौन से रीजन पे, सेंट्रोमियर रीजन पे। ये लो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जो सी ये येलो वाली है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। डन है जी। तो चलो अब चलते हैं आगे। अब आया, और फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, इसी के साथ हमारा अर्ली प्रोफेस होता है ख़त्म। सबसे पहले क्या हुआ, डीपॉलीमराइजेशन किसकी, स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की इनटू द स्मॉलर सब यूनिट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेल ऑर्गेनेल्स ब्रेक डाउन हो गए एक्सेप्ट सेंट्रियोल इनटू स्मॉल वेसिकल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइटोप्लाज्म विस्कस हो गया और सेल की जितनी भी प्रोसेसेस है वो सारी क्या, स्टॉप हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि इंटरफेस में सेंट्रियोल जो सा डुप्लीकेट हुआ था वो जाता है टू दी अपोजिट एंड, अपोजिट एंड में जाते जाते उसके आसपास आगे क्या लग जाता है, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो क्या बनाता है, एस्टर रे, और एस्टर रे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब वो ऊपर पहुंच जाता है अपोजिट एंड में, पहुंचते पहुंचते उसके आसपास और क्या लग जाता है, आके लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि क्या फॉर्म करता है, स्पिंडल फाइबर्स या फिर माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद क्या होता है कि जो से क्रोमोसोम्स है वो क्या पहले कैसे होते हैं, वो लॉन्ग थ्रेड एंड थिन लाइक होते हैं, एंड बाद में कैसे हो जाते हैं, वो शॉर्ट थिक एंड विजिबल हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये शॉर्ट थिक एंड विजिबल, ड्यू टू दी कंडेंसेशन स्पाइरलाइजेशन, सॉरी, अबे क्यों तू मेरे फ्लो खराब करने पे तुला हुआ है। वो क्यों होता है, ड्यू टू द कंडेंसेशन एंड स्पाइरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, कौन कौन सी, कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जहाँ पे सेंटर से बाइंड करते हैं उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर रीजन, एंड जो सा ये बाहर की कैविटी है जिसपे हमारी स्पिंडल फाइबर आके बाइंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, एंड सिंगल सिंगल पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाटिड, एंड इसको पूरे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। अगर मेरी कहीं पे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई है तो भाई मुझे माफ़ करना, बिकॉज मुझे फ्लो में पता नहीं चलता मैं क्या क्या बोल देता हूँ, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ हमारा अर्ली प्रोफेस होता है ख़त्म। अब हम लोग जाते हैं लेट प्रोफेस की तरफ। अब लेट प्रोफेस में क्या होता है, अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है ना, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गया,
जो से हमारे सेंट्रियोल्स थे वो आके अपोजिट पोल्स पे आके लग गए एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गई अच्छे से। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा? अब सबसे पहली चीज तो ये कि जो से अब क्रोमोसोम है अंदर थिक हुआ है वो अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है, तो सबसे कि जो सी न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक डाउन होगी एंड वो ब्रेक डाउन होने के बाद अंदर के जितने भी क्रोमोसोम का कंटेंट है वो सारा कहाँ पे आएगा? इनटू द साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहली बात तो ये क्या कि न्यूक्लियर एनवलप breaks down and release chromosomes into cytoplasm। अब वो क्रोमोसोम कहाँ गए? साइटोप्लाज्म में। पर अभी भी साइटोप्लाज्म में थोड़ी सी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो स्मॉल वेसिकल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे करके प्रेजेंट है ना। एंड ये क्या है? हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब सेंट्रियोल जोन से है वो इनको प्रॉपरली ऊपर नहीं लेके आ सकता। क्यों नहीं लेके आ सकता? बिकॉज बीच में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं। तो अब साइटोप्लाज्म क्या करेगा कि जितने भी ये ऑर्गेनेल्स जो वेसिकल्स की फॉर्म में है ना, ये उन सबको फ्लूइड में कन्वर्ट कर देगा ताकि जो से क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर की तरफ ईजिली आ सकें। ठीक है, समझ गए क्या? अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा? it becomes fluid to let the chromosome move at equator, ताकि जो से क्रोमोसोम है वो इजीली कहाँ पे आ जाए? इक्वेटर के पास आ जाए। एंड जो से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है वो चलती रहेगी जब तक वो कैनेटोकोर्स पे नहीं पहुंच जाती। समझ गए? तो ये है लास्ट एनिमेशन पूरे प्रोफेस की। अगर आपको अभी भी अर्ली प्रोफेस लेट प्रोफेस समझ नहीं आया तो इसके थ्रू आपको वेल एंड फाइन तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखने इसमें क्या क्या हो रहा है। अभी देखो, अभी हमारे पास जो से ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल नहीं सेंट्रोजोम। अभी जो से सेंट्रोजोम है इनके आसपास आके ये क्या लग गए हमारे पास? क्या लग गए हमारे पास? स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल। अरे क्यों स्टार्ट हो गई तू अभी? एक मिनट। क्या लग गए? स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखो, अब इसमें आपको दो कलर का दिख रहा होगा। एक तो ये ऑरेंज कलर की है एंड नीचे ये येलो गोल्डन कलर का है। तो जो से ये ऑरेंज कलर के ऊपर छोटे वाले हैं ना, ये क्या है? ये है हमारे, क्या है बताओ फटाफट मेरे बोलने से पहले? एस्टर रेस। ठीक है। एंड जो से नीचे वाले है, इसका कलर चेंज करता हूँ, जो से नीचे वाले है ये कौन सी है? ये है हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल या फिर स्पिंडल फाइबर। अब जैसे जैसे ये जाएंगे टू दी अपोजिट एंड वैसे वैसे क्या हमारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता रहेगा, है ना। देखो ये जा रही है एंड की तरफ एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है एंड क्रोमोसोम्स तक जा रहे हैं एंड क्रोमोसोम्स भी क्या हो रहे हैं? अपनी पोजीशन से, मतलब कि इसके आसपास जो सी न्यूक्लियर एनवलप थी वो सारी क्या ब्रेक डाउन हो रही है। देखो न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन होगी एंड क्रोमोसोम कहाँ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए। एंड साइटोप्लाज्म में यहाँ पे जो से आपको दिखे वो डॉट डॉट से वो सारे क्या थे? ऑर्गेनेल्स, जिससे क्या जो साइटोप्लाज्म था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? वो कन्वर्ट हो गया इनटू दी फ्लूइड एंड जो सा न्यूक्लियर एनवलप थी वो ब्रेक डाउन होकर बाहर आ गई, जिससे हमारे क्रोमोसोम जोन से है वो कहाँ पे आ गए? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, डन है। तो इसी के साथ हमारा प्रोफेस होता है खत्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, बिकॉज इसका प्रोफेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे प्रोफेस में से बनते हैं। मेटाफेस एंड एनाफेस टेलोफेस तो बहुत छोटे छोटे फेस है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, दैट इज मेटाफेस। अब मेटाफेस क्या है? मेटाफेस सबसे शॉर्टेस्ट एंड सबसे सिंपल फेस है। ये सिर्फ 2 से 10 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाता है। डैट मीन्स क्या कि ये सबसे शॉर्ट एंड सिंपल फेस है। ठीक है,
ये लास्ट कितने टाइम में हो जाता है? लास्ट फॉर ओनली 2 to 10 मिनट्स। देखो ये 2 से 10 मिनट में हो जाता है, और जहाँ पे हमारा प्रो फेस 30 मिनट तक चलता है। ठीक है, टाइम का डिफरेंस देख रहे हो? हमारा जो सा प्रो फेस है वो पूरे 50 मिनट लगते हैं उसको होने में, मतलब कि 30 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में वो हो जाता है। इसको 2 से 10 मिनट, कितना शॉर्टेस्ट फेस है ये। अब देखो, ये नीचे मैंने यहाँ पे एनिमेशन लगा रखी है, आप पहले एनिमेशन से समझो, बिकॉज मेरा मोटिव है आपको अच्छे से समझाना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना। मेरा काम ये नहीं है आपको मैं डेफिनेशंस लिखवाऊँ, हाथ से लिखवाऊँ टीचर की तरह, नहीं। मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना, एंड इसी मोटिव से मैंने ये नीट बायोसेज का चैनल बनाया है, ताकि नीट के बच्चों की मैं जितना हो सके उतनी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है, आपको लगता है कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं निभा रहा हूँ, मैं अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ। अगर आपको अच्छा लगे, पूरा अच्छे से टॉपिक समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में जाके फायर या फिर ओके या फिर थम्स अप का मुझे इंप्रेशन दे देना। मैं समझ जाऊँगा कि मेरी वीडियो बच्चों को अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा, आपको कहीं समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे फीडबैक दो कि मुझे सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ, या इसको अलग से कोई कॉन्सेप्ट में कोई क्लास लेके समझाओ। मैं आपको समझाऊंगा यार, ट्रस्ट मी। आप एक बार ट्रस्ट तो करो। ठीक है, बस अच्छे से समझो। तो चलो, आपको पहले मैं एनिमेशन के थ्रू समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स लिखवाऊंगा एंड पूरी डेफिनेशन से लिखवाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेटाफेस में अभी तक हमने क्या देखा कि सेंट्रियोल्स कहाँ पे आ गए? अपोजिट एंड में पहुंच गए, एंड इसकी स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, एंड जो से क्रोमोसोम्स थे वो भी हमारे कहाँ? साइटोप्लाज्म में आ गए, एंड जो सी इसकी न्यूक्लियर एनवलप थी वो भी क्या? डिसॉल्व हो गई साइटोप्लाज्म में, एंड साइटोप्लाज्म भी क्या? फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मेटाफेज में सिर्फ एक ही इवेंट है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, वो क्या है कि जोन से ये क्रोमोसोम्स है ना, देखो ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे अलाइन हो रहे हैं? एट दी इक्वेटोरियल। देखो ध्यान से, ये देखो, ये अब क्या, अब जोन से ये क्रोमोसोम्स है, आप लोग देख सकते हो ये कहाँ पे अलाइन हो गए हैं? ये एक एक्सिस पे, एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे अलाइन हो गए हैं। देखो ध्यान से, दोबारा से देखो, स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? इसके कैनेटोकोर पे, एंड क्रोमोसोम्स कहाँ आ रहे हैं? सेंटर में अलाइन हो गया है, एंड ये देखो फाइनली दे आर अलाइंड इक्वेटोरियली। ठीक है, ऊपर मोटर प्रोटीन्स के बारे में दे रखा है कि मोटर प्रोटीन्स इसको क्या? सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएट हो गया। मोटर प्रोटीन्स हमें नहीं पढ़ना, बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा बीएससी लेवल तक पहुंच जाता है, पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या समझना है, इसमें जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं कि जो सा स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके फाइनली हमारे कहाँ पे अटैच हो गए? काइनेटोकोर पे। देखो, ठीक है, कैनेटोकोर पे आके वो क्या? बाइंड हो रहे हैं, एंड क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल एक्सिस पे आ रहे हैं। दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ मेटाफेस प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट, एंड स्पिंडल फाइबर फाइनली कहाँ पे अटैच हो गए? कैनेटोकोर पे, मतलब कि क्रोमोसोम्स के ऊपर। समझ गए? एनिमेशन के थ्रू आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो अब जो से ये क्रोमोसोम्स है ये अलाइन हुए हैं एक एक्सिस पे, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेस प्लेट। ठीक है, अब हमारे पास जोन से स्पिंडल फाइबर्स है ना, अब जोन से स्पिंडल फाइबर्स हैं, अब ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से बाइंड होते हैं कहाँ पे? इन मेटाफेस। स्पिंडल फाइबर बाइंड टू काइनेटोकोर इन मेटाफेस। ठीक है, सो अब यहाँ पे सिंपल हो क्या रहा है कि दो स्पिंडल फाइबर्स ईच क्रोमोसोम पे आके बाइंड कर रहे हैं, वन फ्रॉम ईच पोल ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बना के बताता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जस्ट सपोज कि ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास क्रोमोसोम। ठीक है, एंड ये यहाँ पे क्या है इसका? यहाँ पे है इसका कैनेटोकोर।
ठीक है। एंड ये है हमारे पास क्या, सेंट्रियोल। अब इस सेंट्रियोल से क्या निकल रही है, स्पिंडल फाइबर, है ना। ये देखो ये स्पिंडल फाइबर आ गई, ये करेगी इससे अटैच। ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम, इस पूरे को हमने क्या बोला, क्रोमोसोम, है ना। एंड एक को हम क्या बोलेंगे, इसको, एंड इस एक को हम क्या बोलेंगे, क्रोमाटिड। ठीक है। तो मेरे मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि टू स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू ईच क्रोमोसोम। One from each pole of the spindle। ठीक है। मतलब कि एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं और वो दो स्पिंडल फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम ईच पोल ऑफ द स्पिंडल। ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, ये जितने भी क्रोमोसोम्स है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो भी क्रोमोसोम्स क्या रैंडमली अरेंज हैं। अब जब वो स्पिंडल फाइबर आके इसके कैनेटोफोर पे बाइंड अप होंगे तो वो क्या करेंगे, वो इस क्रोमोसोम को अलाइन कर देंगे टू द इक्वेटोरियल एक्सिस। एंड उसी को हमने क्या बोला, इक्वेटोरियल और मेटाफेस प्लेट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि at the equator of the spindle the chromosomes get arranged in the form of plate, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेस प्लेट। हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है। अब जो से क्रोमोसोम्स है वो अलाइन होते हैं एट द इक्वेटोरियल एक्सिस। स्पिंडल फाइबर्स को क्या करता है, पुश करता है, जिसकी वजह से वो सारे अलाइन हो जाते हैं इन द इक्वेटोरियल एक्सिस। तो देखो अभी पहले क्या थे, क्रोमोसोम्स रैंडमली अरेंज थे, है ना। लेट्स से कि रैंडमली अरेंज है ऐसे। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जब हमारे पास सेंट्रियोल्स ने, जब हमारे पास सेंट्रियोल ने क्या किया, जब सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर्स को निकाला और इसके पास भेजा, तब उसने इनको अलाइन कर दिया। कहाँ पे अलाइन कर दिया, टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल एक्सिस। अब कैसे किया, लो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका साइज करते हैं थोड़ा सा छोटा। रे बाबा, अब क्या हुआ कि जब स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली आ गए तो उसने क्या किया, इन क्रोमोसोम्स को जो कि रैंडमली अरेंज थे, इनको उसने एक एक्सिस पे लाके अरेंज कर दिया। ये देखो ऐसे, ये इक्वेटोरियल एक्सिस, समझ गए। ठीक है। ये देखो, ये तो हो गया हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस। एंड इसकी शेप देखो, शेप कैसी गोल गोल होती है ना। ठीक है। इसकी शेप देखो गोल है, एक प्लेट की तरह। तो इसीलिए हमने इसको और क्या बोल दिया, इसको हमने और क्या बोल दिया, मेटाफेस प्लेट। मेटाफेस मतलब कि ये जो सी प्लेट है ये किस में बन रही है, मेटाफेस में बन रही है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, मेटाफेस प्लेट। क्यों, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे एक प्लेट की तरह दिखती है अगर हम इसको देखते हैं ऊपर से। ठीक है। एंड इक्वेटोरियल एक्सिस पे है इसलिए इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेस में हो रही है इसलिए मेटाफेस प्लेट।
आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं इरेज। एंड इसमें एंड जो सी ये प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स को हम इक्वेटोरियल पे लेके आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस इज नोन एज कॉन्ग्रेशन। क्या? कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन क्या है? कॉन्ग्रेशन जो सी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस को? स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल एक्सिस पे लेके आ रहे हैं, है ना? तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? कॉन्ग्रेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताऊं तो लो, डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। कॉन्ग्रेशन क्या है? अरे क्या हो गया रे बाबा? द प्रोसेस ऑफ drawing the chromosomes onto the equator of the spindle, वो क्या है? कॉन्ग्रेशन। समझ गए? कॉन्ग्रेशन क्या है? कॉन्ग्रेशन है प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द क्रोमोसोम्स ऑनटू द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, समझ गए? एंड एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड ये पॉइंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि सबसे ज़्यादा सुटेबल टाइम क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का एंड उनके नंबर को डिटरमाइन करने का पूरे 4 फेजेस में से अगर कोई फेस है तो वो है मेटाफेस। समझ गए क्या? कि मेटाफेस इज द सुटेबल, सुटेबल नहीं, मोस्ट सुटेबल टाइम है टू स्टडी एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस पॉइंट को जितना हो सके उतना लाल कर लो भाई। ये पॉइंट ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं ना हद वाला इम्पोर्टेंट, हद वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अरे बन जा रे बाबा, क्यों नहीं बन रहा मेरा डब्बा? क्यों नहीं बन रहा ये डब्बा? मेरी बेइज्जती कर रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या? कि मेटाफेज इज द मोस्ट सुटेबल टाइम टू स्टडी, क्या स्टडी करने का? क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का एंड उनके नंबर को डिटरमाइन करने का। अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट वो है तो वो क्या है? कौन सा फेज है? मेटाफेज। इसको जितना हो सके उतना स्टार मार लो। ठीक है, मेटाफेज इज द मोस्ट सुटेबल टाइम टू स्टडी एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। तो चलो, मुझे ना यार अच्छा लग रहा है ये, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आंखों में चुभ रहा है ये वाइट हाइलाइटर ना, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। इसकी जगह ना मैं हाइलाइटर की जगह इसको मैं ना ऐसे इसमें डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि ये आपको दिखता रहे अलग से। ठीक है, इस पर ये भी लिख लो, नीट 2024। ठीक है, मतलब कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें आपको, कि स्टेटमेंट दे देंगे एंड पूछ लेंगे कि इस क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का एंड उनके नंबर को डिटरमाइन करने का कौन सा सुटेबल फेज है।
तो आपको क्या लिखना है, मेटाफेज। इसी के साथ हमारा मेटाफेज होता है ख़त्म। अब हम लोग बढ़ते हैं एनाफेज की तरफ। अब एनाफेज भी जस्ट लाइक अ मेटाफेज, इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट एंड सिंपल। अब जो सा मेटाफेज था, इट लास्ट फॉर ओनली 2 to 10 मिनट्स, है ना, बट एनाफेज इससे भी शॉर्टर है। एनाफेज लास्ट ओनली फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, सो इट इज़ वेरी, वो था शॉर्ट एंड सिंपल, ये है वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, इसमें जौन सा इसको टाइम लगता है, इट लास्ट अबाउट 2 to 3 मिनट्स ओनली। सो एज यू कैन सी कि मेटाफेज में हमें कितना टाइम लग रहा था, 2 to 10 मिनट्स, बट इन एनाफेज इट इज इवन मोर सिंपल एंड शॉर्ट, इट ओनली लास्ट अबाउट 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी हम अब एनिमेशन जस्ट लाइक अ मेटाफेज, मैं आपको इसकी पहले एनिमेशन दिखाऊंगा ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि एनाफेज में हो क्या रहा है। ठीक है, ताकि आपको समझने में चीज़ें ईजी रहे। अब देखो, अब एनाफेज में क्या हो रहा है, अब जो से हमारे क्रोमोजोम में क्या था, मेटाफेज में जो से क्रोमोजोम्स थे वो अलाइन थे हमारे इक्वेटोरियल एक्सिस पे, जस्ट लाइक दिस, है ना, ये देखो। एंड एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 स्पिंडल फाइबर्स बाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द ईच अपोजिट पोल, जस्ट लाइक दिस, है ना। अब एनाफेज में क्या होगा, अब एनाफेज में जोन से हमारे क्रोमाटिड्स है ना, एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 स्पिंडल फाइबर्स बाइंड थी। एंड अब वो दोनों स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, ये जो से क्रोमाटिड्स है उसको सेपरेट कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, जस्ट वॉच दिस एनिमेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। देखो, अभी क्रोमोसोम्स, अभी स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया एक दूसरे से, आप लोग देख सकते हो इस एनिमेशन में, है ना, क्या कि स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया, उन दोनों को सेपरेट कर दिया। एंड जोन से अभी क्रोमाटिन्स है, अब जोन से अभी क्रोमाटिड्स है, ये कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स दी अपोजिट पोल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सा हमारा सेल है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे सेल की शेप अभी फिलहाल ऐसी है ना, गोल। देखो, जब ये क्रोमाटिड्स पहुंच जाएंगे टूवर्ड्स द पोल, एंड स्पिंडल फाइबर्स भी क्या इलोंगेट कर जाएगी, तो सेल की जो सी शेप है वो थोड़ी देखो ऐसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब एनाफेज में क्या हुआ कि जो से क्रोमाटिड्स थे वो पहुंच चुके हैं पोल्स की एंड में। अभी बिल्कुल लास्ट फेज आ, अब बिल्कुल सेकंड लास्ट फेज आ गया है हमारा कैरियोकाइनेसिस से पहले का। ठीक है, बिकॉज इसके बाद टेलोफेज में हमारी क्या हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से एनिमेशन एंड समझने की कोशिश करो चीज़ों को। देखो मैं दिखाता हूँ, लुक एट दिस। देखो, सेल बड़ा हो रहा है, लार्ज हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, एंड वो क्रोमाटिड्स कौन से थे, वो पहुंच चुके हैं पोल्स के बिल्कुल पास। एंड अब ये क्या बन चुके हैं, अब ये बन चुके हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये अपने सिस्टर क्रोमाटिड से अब डुप्लीकेट हो चुके हैं। ठीक है, यही है हमारा क्या, एनाफेज। सिंपल एंड इजी, समझ गए बातों को। लो भाई लो, अब मैं तुम्हें इसके नोट्स भी लिखवा देता हूँ, वरना बोलोगे सर ने तो बस ऐसे ही समझा दिया, नोट्स लिखवाए नहीं है। ठीक है, अब क्या, सबसे पहली चीज़ क्या कि जो से सिस्टर क्रोमाटिड्स है, हर एक क्रोमोसोम्स के वो सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मेट्स एंड बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। देखो, ठीक है, तो अब क्या कि जो से सिस्टर क्रोमाटिड्स है वो क्या कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स separate from each other and begin to move towards the opposite poles.
ठीक है, समझ गए। अब जोन से सेपरेशन है ऑफ द क्रोमाटिड्स वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैनेटोकोर से, ठीक है। एंड एज द क्रोमाटिड्स मूव अपार्ट, अब जैसे जैसे क्रोमाटिड्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हमारा सेल जोन सा है वो क्या हो रहा है, लॉन्ग हो जा रहा है, एंड स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट हो रहे हैं। देखो, द सेल्स is becoming longer and this as spindle fibers elongate, ठीक है। देखो ध्यान से, कितना अच्छे से ये एनिमेशन में समझा रखा है। अब भाई इससे ऊपर मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना पूरा बेस्ट दे दिया आपको समझाने में, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये पॉइंट में लिख देता हूँ क्या, कि एज जैसे जैसे क्रोमाटिड्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो से स्पिंडल है वो क्या कर रहा है, इलोंगेट। क्या कि जो सा स्पिंडल है वो क्या कर रहा है, इलोंगेट, एंड द सेल्स बिकेम लॉन्गर, एंड सेल क्या हो गया हमारा, लंबा, ठीक है, समझ गए। अब कोई दिक्कत है इसमें, अगर है तो बताओ, ठीक है। बहुत इजी है यार, इसमें कुछ है ही नहीं एनाफेस में। सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्या था, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस में कुछ है ही नहीं समझने वाला। सिर्फ इसमें इतनी सी बात है कि जो से क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड थे वो एक दूसरे से सेपरेट होकर कहाँ पे जा रहे हैं, टूवर्ड्स दी अपोजिट पोल, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि सेल थोड़ा लंबा हो जाता है, सेल बिकम लॉन्गर, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एनाफेस क्या होता है, खत्म। इसी के साथ हमारा एनाफेस होता है ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा लास्ट फेज, डैट इज़ टिलोफेस। अब टिलोफेस अब फिर से क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स लाइक द प्रोफेस, ठीक है। ये भी अब 1 घंटे तक चलता है, 1 घंटे में टिलोफेस की पूरी प्रोसेस ख़त्म होती है। अभी एनाफेस में क्या हो रहा था कि जो से क्रोमाटिड्स थे वो अपोजिट पोल पे आ गए, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस का सेकंड लास्ट फेज कौन सा था, एनाफेस। अब टीलोफेस में क्या होगा कि जो से वो क्रोमाटिड्स थे ना वो क्रोमोसोम्स बन गए, है ना। अब जैसे ही क्रोमाटिड्स सेपरेट हुए, अपने आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स थे, तो वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जब वो क्रोमोसोम्स बन गए, अब इस पूरे को हमने क्या बोला, क्रोमोसोम्स। पहले जब ये अटैच थे एक दूसरे के साथ, आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स के साथ, तब इसको हमने बोला था क्या, क्रोमाटिड्स। पर जब ये सेपरेट हो गए तो इसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्या, ये आगे अपोजिट एंड में, ठीक है, कहाँ पे आगे, अपोजिट एंड में। अपोजिट एंड में जब ये आए तो वहाँ पे क्या करा, अब सेल की न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बन जाएगी, ठीक है। उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो भी दोबारा बन जाएंगे, एंड स्पिंडल फाइबर्स धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या फिर अनकॉइल हो जाएंगे और पहले लॉन्ग एंड सिलेंडर बन जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह, बिल्कुल अर्ली प्रोफेज से पहले जैसे क्रोमोसोम्स थे, लाइक लॉन्ग एंड थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सेम वैसे ही बन जाएंगे हमारे क्या, क्रोमोसोम्स। ये सारे इवेंट किस में होते हैं, टीलोफेस में। अब टीलोफेस में पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस। अब देखो आपको एनिमेशन से दिखाता हूँ, सो देखो ध्यान से एंड समझने की कोशिश करना है एक एक इवेंट को, जो जो मैंने आपको अभी समझाया। देखो अभी क्या हुआ कि वो सारे क्रोमेटिड्स गए एंड न्यूक्लियर एनवलप बन गई, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रियोल्स बाहर आ गए और सेल डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, और उसमें क्या होगी, क्लीवेज, डैट मीन साइटोकाइनेसिस। अभी इसमें क्या हुआ, अभी इसमें हुई कैरियोकाइनेसिस। अभी देखो, अभी क्या कि हमारे पास ये 2 न्यूक्लियस बन गए, है ना, एक सिंगल न्यूक्लियस से। अब यहाँ पे हमारी कैरियोकाइनेसिस इनिशिएट, क्या, कैरियोकाइनेसिस इनिशिएट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो से न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डेवलप हो गए, पूरी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी तरह से क्या होगी हमारे पास,
कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, समझ गए बच्चा लोग? देखो दोबारा से देखो इसको ध्यान से। ये जा रहा है क्रोमोसोम्स, उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप बन गई, सेंट्रियोल बाहर आ गए और कैरियोकाइनेसिस पूरी तरह से खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, अभी कैरियोकाइनेसिस हुई है एंड अब इसमें होगी क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज होने की वजह से क्या हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी एंड सेल पूरी तरह से टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। डैट मीन्स वो पूरी तरह से क्या बन जाएगा? डॉटर सेल। तो चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब ये भी क्या है? इट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स एज प्रोफेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स भी अपने दोबारा अनकॉइल हो जाते हैं। ठीक है, ये लो इसको भी लिख लेते हैं। क्या कि जोन से न्यूक्लियस है इस रिकॉन्स्ट्रक्टेड, मतलब कि न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बन जाती है। ठीक है, एंड जोन से क्रोमोसोम्स है अभी वो थिक थे। देखो यहाँ एनाफेज में क्रोमोसोम्स क्या थिक है अभी, है ना, वो थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर है अभी। इसमें क्या हुआ? इसमें जोन से हमारे क्रोमोसोम्स थे आफ्टर कैरियोकाइनेसिस वो कैसे हो गए? देखो वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया उसका, देखो इसके अंदर ध्यान से। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हुए फिर? ग्रेजुअली अनकॉइल एंड बिकम लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड धीरे धीरे जो से हमारे स्पिंडल फाइबर्स है एंड एस्ट्रल रेज थी वो भी क्या हो जाएगी? डिसअपियर, ग्रेजुअली डिसअपियर। समझ गए? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो वेल एंड गुड है। अगर अभी तक कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा टीलोफेज होता है ख़त्म, मतलब कि हमारा पूरा कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे आज माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल एंड सोमैटिक डिवीजन। फिर माइटोसिस दो तरीके से होती है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। अब जब कैरियोकाइनेसिस होगी मतलब कि जो सा न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। डैट मीन्स कि हमारे पास साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है जिससे हमारे पास पूरा सेल डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। अब जितने भी हमने फेस पढ़े भी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, वो किसके अंदर आते हैं? कैरियोकाइनेसिस के अंदर। ठीक है, अब इसमें हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। प्रोफेस की दो टाइप्स, अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस, है ना, उसमें कितना टाइम लगता है, उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा, एस्टर रे फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लेट प्रोफेस के बारे में, है ना, कि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो जाती है एंड वो साइटोप्लाज्म में सारा कंटेंट आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो से कुछ टर्म्स बताई थी, काइनेटोकोर के बारे में बताया, सेंट्रोमियर रीजन और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। ठीक है, क्रोमाटिड्स के बारे में बताया, क्रोमोसोम के बारे में बताया एंड काइनेटोकोर के ऊपर क्या लगता है कि स्पिंडल फाइबर्स। फिर मैंने आपको बताया मेटाफेस के बारे में। मेटाफेस में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर वो पुश करता है क्रोमोसोम्स को, जिसकी वजह से वो लाइन हो जाता है टूवर्ड्स दी सेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेस प्लेट। अब इसको हमने मेटाफेस प्लेट क्यों बोला? क्योंकि मेटाफेस में बन रही है ये प्लेट, इसलिए इसको हमने क्या बोला? मेटाफेस। एंड इसकी अपीयरेंस जस्ट लाइक अ प्लेट होती है, अगर हम इसको ऊपर से देखें गोल शेप में दिखती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? प्लेट। एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। ठीक है, एंड मेटाफेस एक ऐसा फेस है जिसमें हम क्रोमोसोम्स की स्टडी को सबसे बेस्ट कर सकते हैं एंड उसके नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मेटाफेस इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइम टू स्टडी एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद मैंने आपको बताया एनाफेस के बारे में कि एनाफेस में क्या होता है। एनाफेस में क्या कैरियोकाइनेसिस इनिशिएट हो जाती है, क्रोमोसोम्स में से क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और वो जाते हैं टूवर्ड्स द ईच अपोजिट पोल, जहाँ पे जाके वो क्या क्रोमोसोम्स बन जाते हैं।
ठीक है। एंड सेल यहाँ पे क्या थोड़ा लॉन्ग हो जाता है एंड स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट कर जाती है, जिसकी वजह से सेल बिकम्स लॉन्गर। ठीक है। एंड सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन कौन से है हमारे पास, मेटाफेज एंड एनाफेज। फिर टीलोफेज में क्या होता है कि फाइनली हमारी न्यूक्लियस जोन है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है एंड क्रोमोसोम जोन है वो अनकॉइल हो जाते हैं पहले की तरह एंड बिकम्स लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज ग्रेजुअली डिसअपीयर, से सेंट्रल निकल के बाहर आ जाता है फॉर दी नेक्स्ट सेल डिवीजन। यहाँ पे हमारी पूरी कैरियोकाइनेसिस हो जाती है ख़त्म। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक पर आज के, डैट इज साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, अब कैरियोकाइनेसिस के बाद होती है हमारे पास क्या, साइटोकाइनेसिस। क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब जब टेलोफेज में हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो गई, डैट मीन्स कि न्यूक्लियस जोन सा है वो सेपरेट हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे जोन सा धीरे धीरे करके हमारा सेल में क्या क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेल टूट के पूरा डिवाइड हो जाता है इनटू दी टू डॉटर सेल्स। अब साइटोकाइनेसिस हमारे पास एनिमल सेल्स में अलग तरीके से होती है एंड प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है, उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है साइटोकाइनेसिस, तो इसको भी करते हैं ख़त्म। अब साइटोकाइनेसिस सिंपली क्या होता है कि साइटो का मतलब कि साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब कि मूवमेंट। तो जब मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की तो हमारे पास क्या जो सा सेल है वो टोटली डिवाइड हो जाता है एंड जो साइटोकाइनेसिस है ये ट्रिगर होती है हमारी इन दी मेटाफेज। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ लिखते हैं क्या कि जो सी साइटोकाइनेसिस है वो सिग्नल्ड होती है एट दी मेटाफेज। कौन से फेज में, मेटाफेज। ठीक है। अब जो सी ये मतलब कि सिग्नल है ये आता कैसे है, बाय साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटाफेज में क्या हो रहा था, मेटाफेज में हमारे जो से क्रोमोसोम्स है वो मतलब कि वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे आ रहे थे। अब जितना भी साइटोप्लाज्म का कंटेंट था वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में, है ना। अब जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हुई जिससे उसमें एक मैकेनिज्म ट्रिगर हुआ, एक सिग्नल ट्रिगर हुआ, जिससे सेल को पता चला कि भाई अब बस साइटोकाइनेसिस आने वाली है तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, है ना। तो अब प्रिपेयर करने के लिए क्या हमारे पास एनिमल सेल में बनती है मिड बॉडी फ्यूरो एंड प्लांट सेल में बनती है प्लांट सेल प्लेट। समझ गए। एनिमल सेल में क्या बनती है, मिड बॉडी एंड प्लांट सेल में क्या बनती है, सेल प्लेट। अब एनिमल सेल में डिफरेंट तरीके से होती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट सेल में हमारे पास डिफरेंट तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइटोकाइनेसिस किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसमें, प्लांट सेल में। अब एनिमल सेल में क्या होता है कि जौन सी हमारे पास साइटोकाइनेसिस है वो होती है बाय दी मिड बॉडी फ्यूरो। अब जब वो वहाँ पे एक फ्यूरो सा बनता है उससे क्या हमारे पास क्लीवेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये एक सेल था, है ना, ऐसे ये न्यूक्लियस था इसका। ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब कि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो चुकी है बट अब इसमें क्या होनी है, साइटोकाइनेसिस। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे बनती है हमारे पास मिड बॉडी फ्यूरो ऐसे करके। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब जो सी ये फ्यूरो है वो डीपन हो जाता है, मतलब कि वो थोड़ा अंदर को चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे देखो थोड़ा डीप हो गया ना एंड न्यूक्लियस उधर ही है, ये थोड़ा अंदर को चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जौन सा ये है फ्यूरो बना ये उसको टोटली क्लीवेज कर देगा उसकी, ये देखो
हमारे पास अब क्या बन गया, हमारे पास बन गए दो डॉटर सेल। ये क्या था, पेरेंट सेल, ये क्या आ गया, डॉटर सेल। तो इसी को हमने क्या बोला, साइटोकाइनेसिस। किसमें, इन एनिमल सेल। ठीक है, समझ गए। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली जीव से समझाता हूँ। देखो अब क्या हो रहा है एनिमल सेल में, ध्यान से देखना। ये देखो, इसमें क्या जो सी ये चीज़ है, ये क्या, ये फ्यूरो है इसमें। ठीक है, मिड बॉडी बना है इसमें। अब ये मिड बॉडी अभी बन रही है, और जो सा ये फ्यूरो है वो डिपेंड होता जा रहा है। अब जैसे जैसे वो डिपेंड हो रहा है, फिर इसकी फाइनली क्या हो जाती है, क्लीवेज। एंड जो सा हमारे पास ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हो जाता है इनटू दी टू डॉटर सेल, एंड सेंट्रियोल अपने फिर ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, गोट इट, इतनी बात समझ गए। अरे तू कहाँ चला गया, अरे बाबा, गुस्सा नहीं करते इसमें बातों का, बुरे ही मान जाते हैं ये एनिमेशन। ठीक है, समझ गए। चलो इसको मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि इसमें सिंपली कैसी होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सा एनिमल सेल है वो क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड किससे, बाय फ्यूरोइंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, क्लीवेज। समझ गए। ये देखो ऐसे था, ये मिड बॉडी आई, उसके बाद क्या हुआ, जो सा हमारे पास ये फ्यूरो था थोड़ा और डीप हो गया, ये चला गया अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास जो से वो सेल थे वो प्रॉपरली डिवाइड हो गए, और हमारे पास क्या बन गए, दो डॉटर सेल। ये क्या था, पेरेंट सेल, ये क्या आ गए, दो डॉटर सेल। ठीक है, इतनी बात ओके है। तो हम लोग चलते हैं प्लांट सेल के ऊपर। अब प्लांट सेल की जो सी सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। मतलब कि अब इसको हम, इसकी सेल वॉल में कोई भी क्लीवेज या फिर कोई भी फ्यूरो नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर से ही हमारे पास क्या, साइटोकाइनेसिस होती है। इसमें क्या कि जो सी हमारी वो थी ना, सेल वॉल थी, सेल वॉल में ही थोड़ा सा यहाँ पे क्लीवेज हो रही थी, जिसकी वजह से सेल दो पार्ट में इजीली टूट जाता है। बट प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल की जो सी सेल वॉल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, एंड उसको हम साइटोकाइनेसिस से उसके अंदर हम कोई भी क्लीवेज नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्लांट सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये जो सी आपको दिख रही है इसके अंदर, ये देखना, अब देखना ध्यान से, ये वाइट वाइट कलर की आपको दिख रही है ना, ये क्या है, इसके अंदर ये सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रही है। अब जैसे जैसे ये सेल प्लेट बढ़ रही है, ये पूरी जब हो जाएगी सेल प्लेट फॉर्मेशन, तो वो सेल को दो पार्ट में अपने आप ही तोड़ देगी। ठीक है, देखो दो पार्ट में टूट गया। तो ये थी सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होती है, बाय क्लीवेज, एंड इन प्लांट सेल में कैसे होती है, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन से क्यों होती है, बिकॉज इसकी जोन सी सेल वॉल है वो क्या है, इज रिजिड एंड कैन नॉट बी इनवेजिनेट। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई भी क्लीवेज नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर क्या होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। और इसी के साथ हमारा साइटोकाइनेसिस भी होता है ख़त्म। तो आज हमने पूरा माइटोसिस ख़त्म कर लिया है अच्छे तरीके से, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस की डेफिनेशन, और माइटोसिस के सारे फेसेस के बारे में,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज के 2 फेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था साइटोकाइनेसिस, एंड साइटोकाइनेसिस में हमने 2 टाइप पढ़ी। कौन कौन सी? एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल। ठीक है, एंड इसी के साथ आज का लेक्चर होता है इधर ही ख़त्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने ढेर सारे दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको कहाँ पे लग रहा है कि मतलब मैं और कहाँ आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलो मैं आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 4, एंड मैं कोशिश करूँगी लेक्चर नंबर 4 में मैं ये चैप्टर ख़त्म कर सकूँ। अगर ना हो सका तो मैं लेक्चर 5 तक लेके जाऊँगा, बट मेरी कोशिश रहेगी मैं लेक्चर 4 में ख़त्म कर दूँ। तो चलो अब आपको मिलता हूँ मैं नए दिन के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू ऑल।